नीरज जी हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। स्वागत आपका भी है हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। और ये मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि बार बार मुझे आपके साथ मुखातिब होने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ ये देखिए सौभाग्य आप सही बात करते हैं और आप मुद्दा पर बातें करते हैं। होना ही चाहिए। जब आदमी न्यूज़ सोशल मीडिया में आता है और खास करके पॉलिटिकल बात हो तो मुद्दा पे ही बात करना चाहिए। हालांकि आजकल लोग मुद्दा पर बात ना करके दूसरे दूसरे बातों में लेके चले जाते हैं। लेकिन खैर, आज का सवाल भी करवा होगा, है ना? आज का सवाल तो पूरा करना होगा। अच्छा। पिछले इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिए थे, हम्म, उसका जवाब मैं आपसे देना चाहूँगा। हम्म, आपने बोला था हम्म, कि चिराग पासवान भी अपने आदमी को टिकट दिए, हम्म। तो क्या आप बता सकते हैं कि किनको टिकट दिए? चिराग पासवान का खानदानी पेशा रहा है। देखिए, मैं जो बोलता हूँ ना, मैं थोड़ा सा तीखा बोलता हूँ, लोग को बुरा भी लगता होगा, लेकिन सच्चाई बोलता हूँ। चिराग पासवान का खानदानी पेशा रहा है कि या तो टिकट को बेच दो, या फिर अपन मौसा मौसी, नाना नानी, फूफा चाचा चाची, बहन भाई, दामाद, सास ससुर, वो सबको खड़ा कीजिए। तो इस बार भी यही हुआ है। 3 सीट पे तो खुद लड़ रहे हैं। एगो उसका जीजा लड़ रहे हैं, एगो उसकी माँ लड़ रही है, और 4 सीट पे एगो उसका पता नहीं कोई मौसेरा भाई या क्या है, कौन लड़ रहा है। 5वां सीट जो इन्होंने, अच्छा, एक सीट पे वो खुद लड़ रहे हैं। 5वां सीट खगड़िया का जो था वो राजेश शर्मा या राजेश वर्मा है, उनको बेचा गया। 20 करोड़ के आसपास की बोली लगाई गई, जहां तक मैंने सुना है। एग्जैक्ट तो आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बोला गया कि 20 करोड़ में टिकट को बेचा गया है, और आगे पार्टी को चलाने के लिए भी फंड राजेश वर्मा जी देंगे। लेकिन जनता समझदार है, जनता बातों को समझती है, और इस बार खगड़िया में लोगों ने राजेश वर्मा के खिलाफ वोटिंग किया है, और उसका रिजल्ट आप 4 तारीख को देख लीजिएगा। खगड़िया में बुरी तरीके से एलजेपी हार रही है। अच्छा, एक बात और नीरज जी हम्म। कि मोदी जी कैसे बोल सकते हैं कि अब की बात आज हो पार? ये तो खुला आम है, तो खुली बात है ना। मोदी जी साफ कह रहे हैं कि ऐसे भी हम लोग लगभग 400 के आसपास थे ही, तो मैंने अब की बार 400 पार बोल दिया, तो इसमें कौन सा बुरा बोल दिया है भाई? ऑलरेडी हम 400 से सरकार चला रहे थे, 398 से, तो 400 बोल दिया तो हमने कहाँ बुरा बोला है? दूसरी बात, अभी पूरा विपक्ष यही करने में लगा हुआ है कि ये मोदी 400 पार नहीं कर सकता, 400 पार नहीं कर सकता। कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि 268 सीट आने के, 272 सीट आने के बाद तो मोदी जीत जाएगी, मोदी जीत जाएगा। तो सबको मोदी जी ने फंसा। अभी मोदी जी ने खुलासा किया इंडिया टीवी के इंटरव्यू में कि मैंने तो विपक्ष समझ ही नहीं पाया मैं उसको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। विपक्ष मेरी जाल में फंस गया बुरी तरीके से, और सब अब ये करने लगे अब की बार 400 पार नहीं हो सकता, 400 पार नहीं हो सकता। किसी ने ये नहीं सोचा कि 272 सीट ही तो चाहिए जीतने के लिए। तो ये दर्शाता है कि विपक्ष होमवर्क नहीं कर पा रहा। अगर विपक्ष होमवर्क करता तो उनके जाल में नहीं फंस पाता। ये तो प्रशांत किशोर ने खुलासा किया था कि आपको मोदी जी तो कहीं और घुमा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तब जाके विपक्ष की नींद खुली गई ये तो, लेकिन तब तक नैया डूब चुकी थी। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ, जब चिराग पासवान की कौन बहन आईसीडी है, हाँ। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? चिराग पासवान की बहन आरजेडी में गई। जी, देखिए, मैं इसको किस नजर से देखूंगा? ये लोकतंत्र है, जिसको जहां से मन हो वहां से लड़ सकता है, जिस पार्टी से मन हो उस पार्टी से लड़ सकता है। मैं एक बात पूछूंगा हम्म, कि मोदी की जीत जाएगा, सबको सब चीज मिलेगा, मगर हमारे समाज के लिए क्या वही 400 रुपया मिलेगा? इसके बारे में कौन आवाज उठाएगा?
देखिए इसके बारे में आपको खुद लड़ना पड़ेगा। अभी मुझे जानकारी मिली थी आप लोग की संख्या पूरे बिहार में 51 लाख से ज्यादा है। अगर आपका संख्या 51 लाख से ज्यादा है तो आप लोग क्यों नहीं रोड पे उतर रहे हैं, क्यों नहीं? आप एक बात बताइए, एक अकेला मोदी किन किन चीजों को सोचेगा? उसके पास 4000 तरह का मुद्दे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विकलांग को दिव्यांग की श्रेणी में रखा। और एक बार आप जान लीजिए, जब तक आप अपना हक मांगिएगा नहीं, कोई आपको देने नहीं आने वाला, ये सार्वभौम सत्य है। आप कहते हैं कि एक तरफ आप 51 लाख की आबादी है, दूसरी तरफ जब रैली होता है, जब कोई धरना प्रदर्शन होता है तो 51,000 लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये दिखाता है कि आपका संगठन बहुत एक्टिव नहीं है। अगर आपका संगठन एक्टिव रहता तो 400 रुपये तो आपके मुंह पे तमाचा है। भाई मजदूर भी एक दिन मजदूरी करेगा तो उसको 500 रुपये मिलेगा, तो 400 रुपये में पूरा महीना आप अपना कैसे गुजारा कीजिएगा? तो निश्चित तौर पे आपकी जो संस्था है वो मजबूती से काम नहीं कर रही है। और आपकी संस्था एक बार सही ढंग से रोड पर उतर जाए तो मुझे लगता है भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकार भी रहेगी तो आपकी बातों को मानना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सरकार हिल जाएगी। अभी तो मोदी की सरकार है, अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है। दिव्यांग का संगठन दिव्यांग नहीं चलाता, इसमें कैसे एकता होगा? दिव्यांग का संगठन दिव्यांग चलाएगा तब ना। तो ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि दिव्यांग का जो संगठन है, दिव्यांग लोग से, आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी के फेरे में पड़ के कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें धारा से बट गई है। जबकि दिव्यांग को चाहिए था कि सब लोग एक साथ मिलकर अगर अपना लड़ाई लड़ते तो मुझे लगता है आज स्थिति कुछ और होती। हालांकि सरकार ने दिव्यांगों के लिए बहुत सारा पहल किया, ई रिक्शा मैंने बैटरी रिक्शा से लेकर के बहुत सारी चीजों में सरकार ने अपना पहल दिखाया, लेकिन जो मेन पहल होना चाहिए दिव्यांग का गुजारा कैसे हो, ये उस पर ध्यान देना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आपकी है। आप अगर संगठन होकर के मांगे, एक बार 51 लाख नहीं 5 लाख लोग भी अगर सड़क पे उतर जाएंगे तो मैं लिख के देता हूं कि अगले दिन ही योजना बना करके पास करना पड़ेगा और आपकी सारी मांगों को मांगा जाएगा। चूंकि आप मैं शरीर से सक्षम नहीं है कमाने में, आप शरीर से सक्षम नहीं है धन उपार्जन करने में, तो निश्चित तौर पे सरकार को एकदम मदद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसके पास। मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ बिल्कुल करवा पूछे आप। कि आप एक समाज सेवी हैं, मैं देखा हूँ आप समाज सेवा करते रहते हैं, हम्म। तो क्या दिव्यांग के आवाज बन के आप आगे आना चाहेंगे? दो बात मैं बताना चाहूंगा। अभी हम लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, शाहपुर कमाल विधानसभा का हम लोग इस बार भरपूर रूप से तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज आपको लिख करके दे देता हूं कि अगर हमको विधानसभा में दिव्यांगजन का साथ मिला, सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले जो काम होगा वो सरकार को घेरने का काम करेंगे हम लोग। कि जो दिव्यांगजन है वो शारीरिक रूप से असमर्थ है और वो धनोपार्जन नहीं कर सकते हैं। और आज मैं आपको फिर दूसरी बात बोल देना चाहता हूँ कि जो सरकार सत्ता में होती है उसके विधायक उसके खिलाफ नहीं जाते हैं, लेकिन मैं उस भ्रम को तोड़ूंगा। अगर हमें मौका मिलेगा भाई सुबोध कुमार के मार्गदर्शन में, हम लोग अगर विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा विधानसभा में उठेगा, दिव्यांगजन का मुद्दा उठेगा और इसे राष्ट्रव्यापी रूप से इस आंदोलन को करना पड़ेगा। तो करेंगे, लेकिन उसका हक दिलाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांगजन भाई में एकता नहीं है, संगठन नहीं है। वो कुछ क्षणिक लाभ देखते हैं, क्षणिक। बहुत ऐसी बात है जो कि कहना नहीं चाहिए ऑन रिकॉर्ड, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने क्षणिक लाभ के लिए वो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इसके चक्कर उसके चक्कर, जबकि होना ये चाहिए था कि उनको अपना संगठन बना के एक ऐलान कर देना चाहिए था कि हमारी ये मांगे हैं, जो पार्टी हमारी इस मांग के साथ खड़ी रहेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, तो फिर कुछ बेहतर हो सकता था। लेकिन अगर हम लोग विधानसभा में जीत के जाते हैं तो सबसे पहला हमारा मुद्दा दिव्यांगजन को लेकर के उठाएंगे हम लोग। नीरज जी, आप ये बात हमारे चैनल पे बोल रहे हैं, जी अगर ये बात नहीं हुआ हाँ। तो इसको हम रिपीट करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने क्या बोला था? आपके दिव्यांग जन में एकता नहीं है, संगठन नहीं है, कुछ पैसे के लिए इधर से उधर बिखर जाते हैं। यही कारण है कि दिव्यांगजन की ये स्थिति बनी हुई है। हम आवाज दे रहे हैं, शाहपुर कमाल विधानसभा में जितने भी दिव्यांग हैं अगर हमारे साथ आते हैं, वो अपने मुद्दे को रखे कि हम ये चाह रहे हैं, इस बात पे आपको समर्थन देंगे, तो हमारा सबसे पहला काम होगा विधानसभा जाते ही दिव्यांगजन के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी मुद्दे बनाना। और जब आप लोग सड़क पे आ जाएंगे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला विधायक का कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन जब आप लोग साथ आ जाएंगे तो भले हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, लेकिन आपकी बातों को मजबूती से रखेंगे। और जब हम लोग आएंगे, जब आप लोग साथ में आएंगे, तो कोई भी मांग हो आपकी जो जायज हो, निश्चित तौर पे मानी जाएगी। हाँ, ये आपको ये
बात बोल देता हूँ, जी। अपने चैनल को बोलता हूँ, ये मैं आपके लिए हम वोट मांगेंगे, हम सब दिव्यांग से वोट मांगेंगे, कारण कि आप नेता को आगे आना पड़ेगा, तब हमारा दिव्यांग समाज आगे बढ़ पाएगा। आप हमारे लिए बिल्कुल वोट मत मांगिए, कोई जरूरी नहीं हमारे लिए वोट मांगने की। आपको वोट देखिए मांगना है हम दिव्यांगजन के लिए, आपको वोट मांगना है अपने हक के लिए। हाँ, ये होगा कि आप हमारे साथ आकर के अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो हम उसको मजबूती के साथ लोगों के सामने, नेताओं के सामने, मंत्री के सामने रख पाएंगे और वो बहुत जल्दी उस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं दिल से करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। और अगर मैंने देखा था आप मुझे जमीन देने के लिए आंदोलन किया था और आपने बड़े बड़े अधिकारी को पसीना चढ़ा दिया था, पसीना ही नहीं, मैंने मैं आपको बता देखा दूं कि था। डीएम साहब को, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ गया था, और जो जिला शिक्षा मंत्री थी शर्मिला राय, उनको ट्रांसफर करके, डिमोशन करके, यहाँ वो जिला शिक्षा पदाधिकारी थी, लेकिन इस आंदोलन के बाद उनको एक स्टेप नीचे उनका डिमोशन हो गया और उनको सिवान ट्रांसफर कर दिया गया। उसके साथ साथ उनको हिदायत दिया गया कि भविष्य में इस तरह का एक भी घटना उनके नाम से इस तरह का हुआ भ्रष्टाचार का तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है जिसमें आपने इतना मेहनत करके आप आए थे, आप चर्चा का विषय बने थे लोगों को बीच कि आप शारीरिक रूप से असक्षम हैं, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं, उसके बावजूद आपने आया था, उस इंटरव्यू को कवर किया था, बहुत सारे लोगों से मिले थे और मीडिया का हेड बिंदु आप बने हुए थे, तो इसमें आपका भी धन्यवाद। और हम लोग जब मिल के लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जीतेंगे, क्योंकि हम किसी के अहित के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हित के लिए लड़ रहे हैं, समाज के विकास के लिए लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब हम लोग साथ आएंगे तो जीत के आएंगे। अंतिम में एक और बात करूंगा हम्म। कि हमारे बिहार में नेता बनने से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन नेता बनने के बाद वादे को पूरा न किया जाता। इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? इसके जिम्मेदार भी आप लोग ही हैं, इसके जिम्मेदार भी आम जनता ही है। आप वोट देते समय ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं क्या वो हमारे लायक है? आप अपने बेटी की शादी करने जाते हैं तो आप दूल्हा को 1000 तरीके से जांचते हैं, परखते हैं, समझते हैं। या फिर आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, बाजार में आप सब्जी 10 रुपए का खरीदने जाते हैं तो 20 बार सोचते हैं कि वो सब्जी लें कि नहीं लें, उसमें कीड़ा तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, बासी तो नहीं है। तो आप जब एक नेता चुन रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे लिए है कि नहीं है, और जो वादे करता है क्या वो वादे पूरे कर सकता है, क्या उसका हैसियत है उस वादा को पूरा करने का, क्या उसका क्षमता है उस वादा को पूरा करने का। अगर है और वो कितना सच्चा है, उसका रिकॉर्ड क्या है, पिछले आप किसी नेता को चुने हो तो उसका रिकॉर्ड देखिएगा ना कि क्रिमिनल है कि इंसान है, उसका समाज के प्रति क्या योगदान है, हम उसे क्यों वोट दें। आप तो आ जाते हैं एक मुर्गा भात 500 रुपया कंबल के लालच में, कि जो आदमी आपको मुर्गा भात खिलाएगा, जो आदमी आपको कंबल देगा, जो आदमी आपको शराब पिलाएगा, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं आपका विकास करेगा? ये तो ये तो वही हो गया ना, माने आंख में पट्टी बांध करके आप वोटिंग कर रहे हैं। तो अगर आप खुद लालची हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं नेता आपका विकास करेगा? एक नेता ने आपको 500 रुपए दिया, आप उसका जय जयकार करने लग गए। कौन नहीं जानता है लालू प्रसाद यादव के बारे में, कौन नहीं जानता है कि उन्होंने बिहार के लिए कितना बुरा किया? लेकिन आज जय तेजस्वी तेजस्वी का विजन क्या है ये कोई देखता है? तो खैर, तो मैं किसी ये पार्टी का बात पक्षपात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि जब अगर समाज में अच्छा नेता चुन के आता तो निश्चित तौर पे विकास होता है। आज मोदी जी ने लगभग 250 से ज्यादा पीएमओ को थ्रू योजनाएं चलती है, अच्छा नेता चुना था ना आपने। आज पूरे विश्व में भारत का गुणगान हो रहा है। मनमोहन सिंह जी भी थे, क्या था भारत की स्थिति आपको पता है, पाकिस्तान आपको धमका देता था, आज यहाँ पाकिस्तान की। पर ही मैं रोकना चाहूंगा हम्म। कि मोदी जी इतने अच्छे नेता चुने हम्म। तो हमारे गिरिराज दा क्या किए बेगूसराय के लिए। हाँ, ये सही बात आपने बोला, तो मैं आपको ये भी जवाब देना चाहूंगा, इस बार गिरिराज जी का जो फजीहत हुआ वो उनको पूरे जीवन में इतना फजीहत नहीं झेलना पड़ा हुआ। एक बच्चा ने उनको ललकार दिया, एक बच्चे ने उनसे सवाल जवाब किया कि आपको क्यों वोट दें हम।
क्यों दें वोट आपको। और आज आपको मैं बता दूं कि गिरिराज सिंह भले जीत जाएंगे, हालांकि जो वोट प्रतिशत है वो जीत के तो आएंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड पिछली बार था उसका बहुत कम वोट मार्जिन से जीत पाएंगे। दूसरी बात कि गिरिराज सिंह जी ने कुछ काम किया, लेकिन जो जनहित में काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के चक्कर में विकास के काम को करना भूल गए थे। लेकिन इस बार मैं उम्मीद करता हूँ, गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मोदी जी तक ये खबर पहुंच गई है गिरिराज जी के बारे में, तो गिरिराज जी को काम करे ना करे उनको जबरदस्ती करवाया जाएगा। और इस बार बेगूसराय की स्थिति परिस्थिति कुछ अलग रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि ये मैं जाते जाते एक अंतिम गुजारिश करूंगा नीरज जी कि हमारे 51 लाख दिव्यांग के लिए कुछ ऐसा बोलिए कि उनको मोटिवेशन मिले। मैं सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बातों को रोकना चाहूंगा कि जी हक की लड़ाई के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपको ही आगे आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई मसीहा आएगा और आपकी समस्या को हर लेगा, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि हक लड़ने से मिलता है, मांगने से तो आजादी भी नहीं मिली थी। तो आपका हक कोई क्यों दे देगा। दूसरी बात है कि आप 51 लाख दिव्यांग में से अगर 5 लाख दिव्यांग भी, माने मैं 10% भी नहीं बोल रहा, 10% से भी कुछ कम बोल रहा हूँ, कि अगर 51 लाख दिव्यांग में से 5 लाख दिव्यांग भी अगर सड़क पर उतर जाते हैं, पटना का गांधी मैदान भर देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उसके अगले दिन सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। या फिर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन और है कि आप किसी दिव्यांग को सांसद बना के संसद में भेजें, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे सरल और सीधा उपाय ये है कि दिव्यांगजन एक साथ रहे, हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में, हर डिस्ट्रिक्ट में दिव्यांगजन का अपना एक समूह बने। और जब वो भारी संख्या में उतरेंगे तो निश्चित तौर पे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। चूंकि आप शरीर से असमर्थ हैं, शरीर से समर्थ नहीं है आप कि आप धनोपार्जन कर सके, तो सरकार सबको देखती है, तो आपका तो विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा उनको। लेकिन उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। जब तक आप संगठित नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई नेता आएगा और आपकी बातों को सुनेगा, आपको भला करेगा, तो जी नहीं। क्योंकि नेता के लिए आप हथकंडे हैं, नेता के लिए आप वोटिंग है, वो आपको उलझा के रखेगा, आपका भला कभी नहीं करेगा जब तक कि आप खुद से नहीं लड़ेंगे। तो नीरज जी अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया, बुढ़ावे जीते रहते इसका मैं आभारी रहूंगा। और अंतिम में मेरे चैनल के लिए $2। एक बात कहना चाहूंगा कि कहा जाता है जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, देश का प्यार नहीं। आपका चैनल जी हमेशा से अच्छे अच्छे व्यक्तियों को लेकर के आता है। और विकलांग होने के बावजूद आप जो ज्वलंत मुद्दा उठाते हैं, वो बड़े बड़े चैनल में हिम्मत नहीं हो पाती है इस तरह के मुद्दाओं को उठाने की। तो निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपका एक लाइक चैनल को बहुत आगे बढ़ा सकता है, आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल से जुड़ने में मदद कर सकता है, जिसमें आपको पेमेंट भी नहीं देना होता। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग जुड़े और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और दिव्यांग की शक्ति को मजबूत करें। थैंक यू नीरज जी। चलिए, थैंक यू भाई जी। थैंक जय श्री राम।